तो ये कंडीशंस को आप लोगों को याद रखना पड़ता है। देखिए कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दिया गया है कि हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 क्या होता है, a1 और b1 पहले वाले इक्वेशन का x और y कोफिशिएंट होगा, a2 और b2 दूसरे इक्वेशन का x और y कोफिशिएंट होगा। तो a1/a2 का रेशियो मतलब दोनों इक्वेशंस के x कोफिशिएंट का रेशियो और दोनों इक्वेशंस के y कोफिशिएंट का रेशियो ये बराबर जब नहीं होता है ना, उसी केस में आपको वन सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला है उसी केस में मिलेगा। अगर तीनों रेशियो बराबर है तो तीनों रेशियो बराबर होने का मतलब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस वाला केस है तो पैरेलल लाइन वाले केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होता है पैरेलल लाइंस वाला केस, नो सॉल्यूशन वाला। तो आपको बस ये ना तीनों याद रखना है, याद रखना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। जब पहला दो रेशियो ही बराबर नहीं है तो हम तीसरे को देखते नहीं है, तो जब पहला दो रेशियो बराबर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। जब तीनों रेशियो सेम है तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जब पहले दो रेशियो तो सेम है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपको पहचानना आना चाहिए एकदम, मतलब और इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। हाँ एकदम लॉजिक नहीं। जैसे आपके पास एक तरीका क्या होता, आप जैसे ये इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इसमें ये दो दिख रहा है ना, 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या करते, आप इसका इक्वेशन आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते और आपको दिखता कि ये जो दोनों ग्राफ है ना ये मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तो सॉरी, ये जो दो ग्राफ है कि कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो कोइंसिडेंट होने का मतलब है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब यही चीज आप ग्राफ को बिना ड्रॉ किए हुए यहाँ पे बता सकते हो, और इसके ऊपर ना बोर्ड्स में हमेशा मतलब कि 90% चांसेस है कि सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बोर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो क्या कंडीशन एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? क्या कोई पार्ट रिपीट करवाना चाहते हो? राघवेंद्र, संचिता, निखिल, यहां तक कोई डाउट है? देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा भी है, in fact the converse is also true for any pair of lines. You can verify them by considering some more examples by yourself. एक मिनट, ये आवाज इतना ओके। सो अब आपको हम सीधा एक्सरसाइज पे ले चलते हैं, ठीक है, जहां पे आप वेरीफाई करोगे कि वो नो सॉल्यूशन का केस है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। तो चलिए फटाफट एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाओ, और उसमें भी सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे फटाफट इन इक्वेशंस को ड्रॉ करें, इन इक्वेशंस को फॉर्म करो, इन इक्वेशंस को फॉर्म करो। एवरीवन, श्रेया, शुभम, विश्वास, युविका। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर इसमें? इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, पहले 1 और 2 में सिर्फ इक्वेशन बनाना है, ठीक है? सॉल्यूशन ग्राफिकली छोड़ दीजिए, बस इक्वेशन बनाइए। सर 1 के दोनों का बनाना है या फिर सिर्फ दोनों वन के दोनों वन? दोनों का। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं, आप हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो क्वेश्चन भी आपको 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 अलग अलग चीजों के बारे में बताएगा। उन्हीं 2 चीजों में से एक को x माना जाएगा और एक को y मान के हम सॉल्व करेंगे।
सर लेकिन 1 नंबर में से सर एक ही क्वेश्चन बन रहा है सर। तो 2 नंबर नहीं बना सकते हैं। सो नवनीत ने आंसर दे दिया है, आयुषी का भी आंसर आ चुका है, बट आयुषी एंड नवनीत का सेकंड आंसर में थोड़ा सा इशू। निखिल, आपने ये आंसर लिखा या क्या लिखा? आपको इक्वेशन लिखना है निखिल? सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है उसमें दो चीजों की बात हो रही थी, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, राइट? तो इसीलिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स को x अज्यूम कर लिया और नंबर ऑफ बॉयज को y अज्यूम कर लिया। बॉयज में से ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई आ गया है, ओके, गर्ल्स में से भी ऑलमोस्ट सबने रिप्लाई किया, वेरी गुड। गाइस देखो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये चैप्टर में पूरा जो खेल है वो इक्वेशंस बनाने का है। अगर किसी ने सही इक्वेशन बना लिया तो वेरी लेस पॉसिबिलिटी इज देयर कि वो गलती कर जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है? तो मेन पूरा खेल है इक्वेशंस बनाने का। सो फटाफट देख लेते हैं पहला क्वेश्चन का पहला वाला। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a maths quiz। तो 10 बच्चे थे जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इसको अगर हम, तो देखो दो इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, अंशु वेरी गुड, दो इंफॉर्मेशन दिया। पहला कि उस क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 10, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला इक्वेशन क्या बनेगा? पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा इक्वेशन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को तो मैंने x माना है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज को y माना है और इससे 4 ज्यादा है, इसीलिए जो दूसरा इक्वेशन बना वो बना x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, राइट? अब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे 7 मिल जाएगी, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। सॉल्विंग हम बाद में देखेंगे, बट प्लीज मेक श्योर कि आपने ये आंसर को सही लिखा होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने y को यहां ले आओगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, दैट विल नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है? सो दिस वाज 1 का पहला वाला। अब देखते हैं 1 का दूसरा वाला। जहां पे भी दिक्कत होगा आप अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछेगा, वेट नहीं करना है, ना ही कोई शर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये तो पहले ही बता दिया। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमको? एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हाँ नवनीत, आई अंडरस्टूड कि आपने यहाँ पे बॉयज को x लिया है, गर्ल्स को y लिया, नो प्रॉब्लम, ओके? देखिए गाइस, हो सकता है किसी ने नंबर ऑफ बॉयज को x माना है, नंबर ऑफ गर्ल्स को y माना है, तो उस केस में जो मेरा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 आया था,
दिखा देता हूं। जो प्रीवियस में जो यहाँ पे मेरा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 आया था, हो सकता है कि कुछ के लिए ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम है 50 रुपया, फिर 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स का दाम है 46 रुपीज। तो एक में 50 है और दूसरे में 46 है। अब इसी को हम अगर यहां पे लिखे तो 1 का दूसरा, अब यहां पे आपको क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा। हम पेंसिल्स को मान लेते हैं, एक पेंसिल के कॉस्ट को मानते हैं x और एक पेन के कॉस्ट को मानते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 पेंसिल्स और 7 पेन, उसका दाम है 50 रुपया, राइट। तो एक अगर पेंसिल का दाम अगर हमने x रुपीज माना है, तो अगर वो 5 पेंसिल खरीद रहा होगा तो उसको 5 इंटू एक्स पे करना पड़ेगा। अगर एक पेन का दाम हमने y रुपीज माना हुआ है और अगर वो 7 पेन्स खरीद रहा है तो उसको 7y रुपीज पे करना पड़ेगा। तो जो 50 रुपया उसने पे किया वो टोटल उसने किस में लगाया, 5x प्लस 7y। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा, दूसरे केस में वो 7 पेंसिल खरीद रहा था तो 7x पे करना पड़ेगा, 5 पेन्स खरीद रहा था तो 5y पे करना पड़ेगा, और ये टोटल अमाउंट है 46, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन, जैसे अभी विश्वास ने भी सही भेजा है, अमन ने भी सही भेजा है एंड निखिल ने भी सही भेजा है, वेरी गुड। चलिए, मैं अभी अवंती का मॉड्यूल भी साथ में रखा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो साइड में खोल के रखा हूं, इससे भी आज क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस है, क्या आप उन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करोगे एक बार। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines are intersecting, representing the following linear equations are intersecting at a point or are parallel or coincident। हाँ राघवेंद्र बोलो, आपने हैंड रेज किया है। सर 1 का फर्स्ट नंबर एक बार और बता दीजिए। 1 का फर्स्ट नंबर एक बार और बताना है, ठीक है। तो मैं 1 का फर्स्ट बता रहा हूँ राघवेंद्र को, बाकी लोग आपके पास एनसीईआरटी होगा तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कीजिए। राघवेंद्र क्वेश्चन पढ़ो। 1 का फर्स्ट में पहले क्या बोला है, देखो आपको बताया हुआ है कि आपको जो इसके क्वेश्चन होंगे उसमें हर जगह पे आपको 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा, पहली चीज, और 2 इक्वेशन होंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स आएंगे और 2 इक्वेशंस आएंगे। तो आपको पहचानना है कि यहाँ पे हम वो 2 वेरिएबल्स किस किस को मानेंगे और वो 2 इक्वेशंस कैसे आएगा। 2 इक्वेशंस तभी आएगा जब क्वेश्चंस ने आपको 2 तरीके के इंफॉर्मेशंस दिए होंगे। तो अगर यहाँ पे देखते हो आप, ठीक है, पहली लाइन को पढ़ोगे, क्या दिया है पहली लाइन में कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। 10 क्लास 10 के 10 बच्चों ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है उसके बाद, फुल स्टॉप के बाद, if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जितने भी थे ना क्लास में, उसी क्लास में वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा थे। अगर वहां पे x था तो यहाँ x+4, इस तरीके का सिनेरियो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये 2 इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब इसी को मैंने क्या किया, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स को अज्यूम कर लिया है यहाँ पे x, क्योंकि राघवेंद्र हमको 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा ना, और क्वेश्चन में किस किस के बारे में बात हो रही थी, नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बात हो रही थी और नंबर ऑफ बॉयज के बारे में बात हो रही थी। क्योंकि हमको दोनों का वैल्यू नहीं पता था इसलिए हमने दोनों को एक एक वेरिएबल अलॉट कर दिया, एक को x कर दिया और एक को y कर दिया। अब पहला इंफॉर्मेशन क्या था, पहला इंफॉर्मेशन था कि क्विज में 10 बच्चे थे, इसीलिए हमने x + y = 10, ये हमारा पहला इक्वेशन आया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या था राघवेंद्र, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन में अजम्पशन किया है
उस एजम्पशन में मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को x अज्यूम किया है एंड नंबर ऑफ बॉयज को y अज्यूम किया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, मतलब अगर इसको ऐसे लिखो तो नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to number of boys plus 4, ऐसा बनना था, है कि नहीं। तो वहीं पे इसके जगह पे क्योंकि मैंने x अज्यूम किया हुआ है और इसके जगह पे क्योंकि मैंने y अज्यूम किया हुआ है, तो इसीलिए मेरा दूसरा इक्वेशन आया x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। क्या ये चीज अब क्लियर है राघवेंद्र? तो इसका वैल्यू तो कैसे आया 7 3 और वैल्यू वो कुछ लोगों ने वैल्यू निकाल दिया था, उनको आता होगा तरीका। अभी तक मैंने ही डिस्कस नहीं किया कि सॉल्यूशन कैसे निकालते, तो वो जब डिस्कस करेंगे तो आगे करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या आपको ये इक्वेशन बनाना समझ में आया? यस सर। सॉल्व कैसे करना है वो अभी तक मैंने बताया नहीं, कुछ बच्चों को पता होगा तो उन्होंने सॉल्व करके वैल्यू बता दी, ठीक है। ओके, सो जैसे कि मैं देख सकता हूं बहुत लोगों का आंसर आ चुका है। अमन ने आंसर दे दिया है, आज्ञा ने आंसर दे दिया है, आज्ञा और अमन का सेकंड और थर्ड अलग अलग आ रहा है। आशीष ने भी आंसर दिया है, युविका का आंसर आ गया है, आयुषी ने आंसर किया है, विश्वास, नवनीत, प्रियंका, नवनीत, वेरी गुड नवनीत, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हो अच्छे से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इस फाइल को हम यहीं ले आते हैं, डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन को कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं 2 का 1 को सॉल्व करता हूं यही साइड में। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं 2 का 1। 2 का 1 वैसे सबने ही इंटरसेक्टिंग लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आंसर कुछ और होगा, सबने इंटरसेक्टिंग लिखा हुआ है, तो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे a1/a2 अगर करूंगा स्टूडेंट्स, a1/a2 क्या हो जाएगा देख सकते हो, 5/7, ठीक है। b1/b2 करूंगा तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना सबको, जो लोग सिली मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं ना मैथ्स में, स्पेशली वो लोग, यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है? क्या b1 की वैल्यू को मैं 4 बोलूंगा या -4 बोलूंगा? -4, ठीक है। तो b1 है -4 और b2 है 6, ठीक है। फिर c1/c2, तो c1 का वैल्यू तो +8 है, लेकिन c2 का वैल्यू है -9। ये तीनों हम लिख लेंगे। अब इसका वैल्यू ये और ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, ठीक है। therefore इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, ठीक है। आई होप किसी को इसमें दिक्कत नहीं हो रही। राघवेंद्र, मैं आपको समझा रहा था तो आपको टाइम नहीं मिला होगा, क्या ये चीज समझ में आया है आपको? यस सर, सर ये इजी है, बन गया था मेरा। अच्छा ठीक है। तो सेकंड, अच्छा आप बताओ, बाकी लोग बताओ इसमें से कौन सा वाला मेरे को चाहते हो करने के लिए। सेकंड वाला मुझे दिख रहा है कि सीधा यहाँ पे 9/18
1/2 होता है, यहाँ पे 1/2 हो रहा है, 3/6 वो भी 1/2 हो रहा है, 12/24 वो भी 1/2 हो रहा है। तो तीनों रेशियोज इक्वल है, और जब तीनों रेशियोज इक्वल है तो क्या होता है, पैरेलल होता है कि कोइंसिडेंट होता है? स्टूडेंट्स यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं, ये पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा? कोइंसिडेंट सर। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आपको इसका आंसर मिलेगा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा, पैरेलल नहीं रखोगे, कोइंसिडेंट रखोगे। मैं चैट में देख सकता हूँ बहुत लोगों ने पैरेलल लिखा था, तो ध्यान रखिएगा। ओके, अब क्वेश्चन ने 3 दिया था, 3 अलग अलग केसेस है, एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकल गया, एक हमारा पैरेलल सॉरी कोइंसिडेंट निकल गया, तो ये पक्का क्या होगा? पैरेलल वाला केस होगा। देख सकता हूं मैं यहाँ पे 6/2 3/1 हो गया, यहाँ भी 3/1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 10/9 आ रहा है। तो पहला 2 रेशियो इक्वल है, तीसरा रेशियो के बराबर नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल वाला केस, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला चीज इजी है, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है इसमें। आगे क्या है, और कुछ है क्वेश्चंस में? सर तीसरा नंबर सर नो सॉल्यूशन कैसे होगा? तीसरा नो सॉल्यूशन कैसे होगा? ठीक है, लैपटॉप हैंग हो रहा है थोड़ा सा। अचानक मेरा वर्चुअल व्हाइट बोर्ड भी बंद हो गया। तीसरा वाला देखिए, इक्वेशन से, अच्छा आप मेरे को इक्वेशंस अगर मैं देखूं तो इक्वेशंस है, अरे इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और अगला इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर हम a1/a2 निकालें तो वो हो गया हमारा 6/2 जो कि बना 3/1। अगर हम b1/b2 निकालें तो वो आया -3/-1 जो कि यहाँ पे आ गया 3। और तीसरा हो गया हमारा c1/c2 जो कि है 10/9। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहला 2 रेशियो सेम है लेकिन वो तीसरे रेशियो के बराबर नहीं है। तो जब पहला 2 रेशियो सेम होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में हम क्या कहते हैं उसे? स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। विश्वास, निखिल, व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं अभी नहीं दिख रहा है ये? अभी दिखा सर, पहले नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक है, तो a1/a2 यहाँ पे 3 हो गया, b1/b2 यहाँ पे 3 हो गया, c1/c2 तो यहाँ क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारे पैरेलल लाइंस बनेंगे इसीलिए। ठीक है, और हम उसी बॉक्स को फॉलो करें, ये आपका जो एनसीईआरटी में जो ये वाला जो बॉक्स है इसी बॉक्स को फॉलो करें। ठीक है,
A1 लास्ट वाला देख सकते हो, A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2 पैरेलल। समझ गए सर। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या है? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में ना ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जो हल्की सी अंतर है वो ये है कि हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट इक्वेशंस किसको कहते हैं वो बस याद रखो। हम कंसिस्टेंट, अरे यार आज तो एकदम, कंसिस्टेंट हम कहते हैं जब या तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिले या फिर हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, ये होता है कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे जब आपको नो सॉल्यूशन का केस मिलेगा। ठीक है, जब आपको नो सॉल्यूशन का केस मिलेगा। तो जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.2 का, इसमें आप हर जगह पे वही काम करोगे, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 निकालोगे। जहां पे भी आपको यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाले केसेस या दिखेंगे वो आपके कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो बोलोगे आप कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। और जहां पे आपके नो सॉल्यूशंस रहेंगे वहां पे आप बोलोगे कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, बेसिकली जैसे विश्वास भी लिख रहा है कि इक्वेशंस विद सॉल्यूशन, इक्वेशंस विद सॉल्यूशंस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशंस and equations without solutions are called inconsistent solutions। ठीक है, तो इसमें हम अपना टाइम अभी स्पेंड नहीं करेंगे, ये आप लोग अपने घर पे ट्राई करके देख लेना। सिर्फ क्या चीज याद रखना है, यूनिक या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन वही चीज है, तो हम उस पर अभी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आप लोगों को करना है 5, 6, 5 और 6 कीजिए फटाफट। फाइव एंड 6। अच्छा, एक काम करते हैं, 5 और 6 करने से पहले देखो, ये अल्टीमेटली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अभी है तो ट्राई कर सकते हो, वरना हम इसको बाद के लिए रखते हैं और हम शुरू करते हैं अभी आगे के कॉन्सेप्ट से, ताकि हम आपको और थोड़ा होमवर्क भी दे पाए। तो थोड़ी देर के लिए वेट करो, हम शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्ड से क्या पता चल रहा है कि हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लीजिए कि एक इक्वेशन ले रहा हूं x + y = 5 और एक इक्वेशन ले रहा हूं x + 2y = 7। तो सब्स्टिट्यूशन का एकदम जो सिंपल सा आपको मतलब समझना है, हमको जब इसे सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली। ठीक है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का मतलब है इक्वेशंस को, मतलब यहाँ पे कोई ग्राफ वगैरह नहीं लगाएंगे, इक्वेशंस को ही हेल्प लेकर हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आपको बोला जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे कि या तो x को लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ y या फिर y को लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, हमारा स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा राइट x in terms of y or y in terms of x from equation 1, from equation 1। तो पहला इक्वेशन जो उठाया उसमें से या तो x को हम y के टर्म्स में लिख लेंगे या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे। तो मान लीजिए कि मैं x को ही लिख लेता हूं, तो x आ जाएगा 5 - y और इसको हम मार्क कर लेते हैं, मान लीजिए 3। फिर स्टेप 2 क्या होता है?
स्टेप 2 होता है पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 into equation 2. तो जैसे कि देखो इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से मैंने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा। अब मैंने किसमें मॉडिफिकेशन किया, मैंने मॉडिफिकेशन किया 1 में, मैंने 2 को बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो जिसमें आप मॉडिफिकेशन करते हो वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू को उठाते हो और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हो। तो या तो हम यहां से उठा के वैल्यू इसमें पुट करते या फिर यहां से उठाकर वैल्यू हम इसमें पुट करते। ठीक है, फर्स्ट वाले इक्वेशन से वैल्यू उठा के या तो सेकंड में पुट करते या फिर सेकंड वाले से x की वैल्यू उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते। दोनों में से कोई एक कर सकते हो, इट विल नॉट मैटर। तो स्टेप 1 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टेप 2 का। तो स्टेप 2 कह रहा है कि जैसे हमने इक्वेशन 1 में मॉडिफिकेशन किया तो मैंने उसको दे दिया एक नया नाम इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, साइड में लिख रहा हूं, x प्लस 2y था। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 था। तो अब यहाँ पे इस x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5 माइनस y पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस y प्लस 2y, 5 माइनस y प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहां से अल्टीमेटली आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 5 2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाई प्लस वाई ये हमारा बन जाएगा प्लस वाई, 5 को वहां भेजोगे तो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2। और यही y की वैल्यू जो भी आपका यहाँ पे y का वैल्यू आया इसको हम इक्वेशन 1, तो स्टेप 3 लिख देते हैं। द वैल्यू ऑफ y obtained, the value of y obtained in S2, step 2, is put in equation 1 और equation 2 और equation 3। किसी एक में भी आप इस y की वैल्यू को पुट करके अपना x का वैल्यू ले सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पे, जो हमारा स्टेप 2 से, स्टेप 2 तो यही था, इसमें से ये हमारा y का वैल्यू आया 2। अब इस y के वैल्यू को आप अगर चाहते तो यहां भी पुट कर सकते थे इक्वेशन 3 में, अगर आप चाहते तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते थे, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते थे। कहीं पे भी y की वैल्यू पुट करते आपको सेम x का वैल्यू ही आना था। जैसे मान लो कि y का वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 रखा तो x कितना आएगा, 5 माइनस 2 3। मान लीजिए y का वैल्यू मैंने 2 यहाँ रखा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 को वहां भेजोगे 7 माइनस 4 3, अभी भी x का वैल्यू 3 आया। मान लीजिए कि यहाँ पे रखा y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2 रखने पे ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, अभी भी x का वैल्यू 3 आया। ठीक है, तो y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते जहां पे x है तो वहां से आपको x का वैल्यू मिल जाना था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें 2 इक्वेशन हमारे पास होती हैं, हम उसमें से किसी भी एक इक्वेशन को पिक करते हैं, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। मान लीजिए x को y के टर्म्स में लिखा और उसको हम पुट कर देते हैं दूसरे इक्वेशन में, वहां से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू मिलने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, क्या ये मेथड समझ में आ गया है? विश्वास का एक क्वेश्चन है कि सर इक्वेशन 1 में उसी का मॉडिफिकेशन पुट नहीं कर सकते क्या, तो विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो विश्वास आपने ये वाला जो मॉडिफिकेशन, आप इसी की बात कर रहे हो, ये वाला मॉडिफिकेशन हमारे पास इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहीं से तो हमने
x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई लिया। अब अगर आप इसको वापस से यहीं पुट करोगे तो क्या होगा देखो, 5 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों जगह से 5 कट जाएगा, दोनों जगह से y कट जाएगा और आपके पास बचेगा तंबूरा। ठीक है, तो जिसमें मॉडिफिकेशन करोगे उसमें उस x की वैल्यू को पुट नहीं करना है। क्लियर है ना विश्वास? बाकी लोग, राघवेंद्र, अंश, बहुतों को तो पता होगा ये मेथड। संचिता, क्लियर है? यस सर। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगला एक मेथड और होता है विच इज द एलिमिनेशन मेथड। निखिल का एक क्वेश्चन है गाइस कि अगर 3 इक्वेशन हो तो सेम मेथड। तो यस निखिल, आप वहां पे भी सेम मेथड लगा सकते हो, लेकिन जब आपको 3 इक्वेशंस देंगे ना तो 2 इक्वेशन नहीं देने वाले हो, सॉरी 3 इक्वेशन होंगे तो आपको 2 वेरिएबल शायद ही देंगे। जनरली क्या होता है, एक सिंपल सी चीज याद रखना गाइस, क्या चीज याद रखना है, अगर मैं यहां पे लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और मैं आपसे इसका सॉल्यूशन पूछूं तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअली में सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन आए, एक यूनिक सॉल्यूशन आए, तो यूनिक सॉल्यूशन अगर हम चाहते हैं तो हमको एक और कुछ चाहिए होगा। मान लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक और इक्वेशन चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ द सेम वेरिएबल। तो निखिल, अगर आपको 3 इक्वेशंस देते भी है तो आप ये मेथड लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्लियर? हो सकता है कि तीसरे इक्वेशन का जरूरत ही ना पड़े, उन्हीं 2 इक्वेशन से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? मतलब 3 इक्वेशंस देते हैं अगर वो आपको और 2 वेरिएबल देते हैं तो शायद तीसरे इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बताने के लिए। आप किसी भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके बता सकोगे कि सिचुएशन क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड में क्या अंतर होता है, मान लीजिए ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, सेम इक्वेशन ले रहा हूं। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, एक जगह से वेरिएबल की वैल्यू को उठा के हम दूसरी जगह पे पुट कर देते थे। एलिमिनेशन में क्या है कि हम किसी भी इट्स लाइक हम कैंसिल करना चाहते हैं, या तो हम x को कैंसिल करना चाहते हैं कंप्लीटली या फिर हम y को कैंसिल करना चाहते हैं। और वो कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमें सबसे पहले, अगर हम मान लो x को कैंसिल करना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन वर्ड से क्या पता चल रहा है, एलिमिनेट, हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, हटाना चाहते हैं, तो उस केस में हम को ना उनके कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। मान लो अगर हम x को हटाना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम x के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे और फिर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम है, दोनों जगह पे 5x होगा, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो फिर आपको वो x वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो जैसे इस केस में x ऑलरेडी, x का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर करता हूं तो x और x के कोफिशिएंट सेम है, तो क्या होगा देखो, जब 2 इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x प्लस वाई इक्वेशन 1 वाला पार्ट माइनस x प्लस 2y इक्वेशन 2 वाला पार्ट, और राइट हैंड साइड में आएगा 5 माइनस 7। अब जब आप ये ब्रैकेट्स को ओपन करोगे
तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y और यहां पे आ जाएगा -2, राइट। सो यहां क्लियरली दिख रहा है कि अब हम x और x को कैंसिल कर सकते हैं, x और x को कैंसिल कर सकते हैं और हमारा यहां से y यहां पे बचा -y, यहां पे बचा -2 और फाइनली यहां से y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सा क्या करना है, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं दोनों इक्वेशन से तो हम जनरली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने से पहले हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो x का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो सेम है। अगर सेम नहीं होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके सेम करेंगे। फॉर्चुनेटली यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम था तो हमने x को एलिमिनेट करने के लिए सीधा दोनों इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन किया। अब आप चाहते तो 1 - 2 भी परफॉर्म कर सकते हो या फिर आप 2 - 1 भी परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको सेम आंसर ही मिलने वाला है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे x को एलिमिनेट किया, एक बार कोशिश करते हैं y को एलिमिनेट करने का। तो x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब अगर मैं मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अब मैं चाहता हूं y को एलिमिनेट करना, तो पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इक्वेशन 1 में, या तो हम इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट को 2 कर दे, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका होगा, इस इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को 1 बना दे, उसके लिए हमको पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड करना होगा। अब पर्सनली मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि डिवीजन वाले चक्कर में मत पड़ना, चीजें बहुत बार कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो हमेशा मल्टीप्लाई करने पे जाना और कोफिशिएंट्स को सेम करना, हमेशा मल्टीप्लाई करने पे जाना और कोफिशिएंट्स को सेम करना। तो इस केस में यस युविका, फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशंस x वाला कैंसलेशन या एलिमिनेशन बहुत इजी था, बट क्योंकि हम प्रोसेस को जान रहे हैं इसीलिए y वाला भी देखेंगे, ठीक है। अब इस केस में देखो, जिनको नहीं पता स्पेशली वो ध्यान दें। अब जैसे हम चाहते हैं कि y, पहला इक्वेशन में y को हमको डबल 2y करना है, तो देखो क्या होगा, 1 ये लिखेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2 लिख देंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और जब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये पहला टर्म था x, वो बन जाएगा 2x, पहला टर्म था y, वो बन जाएगा 2y, और इक्वल टू, उसमें तो हम 4 इक्वल टू नहीं कर देंगे, अब 5 हो जाएगा 10, ठीक है। इसे मान लिया इक्वेशन 3, क्लियर है। एंड नाउ वी विल परफॉर्म इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 जब है तो 2x प्लस 2y माइनस, ये देखो ये इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड है, फिर हम देखेंगे इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो वो है x प्लस 2y, ठीक है। इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड है 10 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है 7। तो जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, जिसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 3, राइट। तो जो मेन अप्रोच है वो क्या था, यहाँ पे हम y को सेम करना चाहते थे। y को सेम करने में दिक्कत हमें ये आ गई कि इस केस में हमारा y का कोफिशिएंट था 2, जबकि इस केस में हमारा y का कोफिशिएंट था 1। अब इसीलिए हमने पहला इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को 2 बनाना चाहा,
और 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे उसके सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, उससे उसके सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो दिस इज हाउ हमने नया इक्वेशन बनाया और नया इक्वेशन बनाने के बाद उस नए इक्वेशन से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया और x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ गई, अब इस x की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे या इक्वेशन में 2 में पुट करके हम अपना y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या ये एलिमिनेशन मेथड आप सबको समझ में आया, सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बता दो, कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो भी बताओ, हम डिस्कस करते हैं। राघवेंद्र, संचिता, प्लीज चैट बॉक्स में मेरे को रिस्पॉन्ड करना। श्रेय, प्रियंका, कौन सा चीज में दिक्कत हो रहा है? सर ये वाला जो बताया है ना इसमें। सेकेंड मेथड, यस सर, सेकंड मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है, यस विकास, हैंड रेस कियो, कुछ कहना चाहते हो? नो सर, गलती से हो गया। अच्छा, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम कोई हम एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। एलिमिनेशन मेथड में हम एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, तो इसका मतलब है हमको दूसरा वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो या फिर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो। तो दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट करके सॉल्व करोगे तो आपका सेम आंसर ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए यहाँ पे मैंने x को एलिमिनेट किया। x को एलिमिनेट करने का मतलब है, x को एलिमिनेट करने का मतलब है कि मैं एलिमिनेशन अल्टीमेटली हम ना सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, हम दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके हम उस वेरिएबल को हटाना चाहते हैं। ये दिमाग में एकदम फिट रखो, दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके एक वेरिएबल को हटाना चाहते हैं। तो आप देखो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में क्या है कि x का कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम x सीधा 1 - 2 परफॉर्म करेंगे तो x और x कट जाएगा, x और x कट जाएगा और वहां से हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा। और y का जो भी वैल्यू आया, जैसे इस केस में हमारे पास y का वैल्यू है 2, तो इस y का वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या फिर चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट करके आप x की वैल्यू को निकाल सकते हो। ये था जब हम x को एलिमिनेट करना चाहते थे। अगर कोई y को एलिमिनेट करना चाहता था तो वो देखता कि एक जगह पे y का कोफिशिएंट है 1 और एक जगह पे y का कोफिशिएंट है 2। तो अब अगर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो y एलिमिनेट नहीं होगा, और y एलिमिनेट नहीं होगा इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि उस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 हो जाए और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया, खाली y वाले पार्ट को नहीं किया, सिर्फ y वाले पार्ट को आप कर भी नहीं सकते हो। तो वहां से आया 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10, x हो गया 2x, y हो गया 2y और 5 हो गया 10, और इसको मार्क कर दिया एक नया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, अब दोनों का y कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम है और इसीलिए अब हम एलिमिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं सीधा सब्ट्रैक्शन करके। तो फिर हमने 3 - 2 किया, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 2, जहां पे y एलिमिनेट होकर हमारे पास x का वैल्यू आ गया। फिर इस x के वैल्यू को आप किसी में भी पुट करके y की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो नाउ इज इट क्लियर प्रियंका? ये जो हाँ बोलो, फिर से बोलो, आपकी आवाज आई नहीं मेरे को। सर ये जब सेकंड वाला मेथड बताया है तो केवल एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जब जरूरत पड़ेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ जरूरत पड़ेगा, वो भी एक एग्जांपल अभी लिख देता हूँ, ठीक है? यस तो आपको और क्लियर हो जाएगा। विकास कुछ कहना चाहते हो? नो सर। तो म्यूट करके रखो विकास, बाई चांस आपके घर से किसी ने आप पे चिल्लाया तो वो आवाज पूरी क्लास को सुनाई दे देगी। सर हाँ
बोलिए। सर 3 माइनस 2 है तो सर हम लोग उसको 2 माइनस 3 नहीं कर सकते? कर इक्वेशन सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलो एक बार यहीं पे साइड में 2 माइनस 3 करके देख लेते हैं, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, 2 माइनस 3 करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो x माइनस 2x क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस x बचेगा। यहाँ 2y है और यहाँ भी 2y है, तो हमारा 2y तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड को देखो, तो राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 पे है 7 और इक्वेशन 3 पे है 10, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3। अब माइनस माइनस कैंसिल होकर फिर से हमको सेम चीज ही मिलेगा, x इज इक्वल टू। क्लियर है सर? जब हाँ। हम सर इक्वेशन फर्स्ट को सर 2 से मल्टीप्लाई किए तो सर हमको इक्वेशन सेकंड को सर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा? अगर आप इक्वेशन 2 को सेकंड से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2y क्या बन जाएगा, फिर 4y बन जाएगा। 4y बन जाएगा सर। तो ऊपर 2y है, नीचे 4, मतलब ऊपर 2y बना दिए और नीचे 4y बना दिए, तो फिर उसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या y एलिमिनेट होगा? नो सर। इसीलिए हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, विश्वास का क्वेश्चन है कि सर क्या हम दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गाइस आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ केसेस में एलिमिनेशन इजी होता है, कुछ केसेस में सब्स्टिट्यूशन इजी होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कीजिए, तो उस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमिनेशन लगाइए तो आपको एलिमिनेशन ही लगाना पड़ेगा। सर यस बोलो। सर जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी को देखकर हम लोग छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ, एक और एग्जांपल लिखता हूं ना ताकि अच्छे से। मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगाना चाहते हो। अब यहाँ क्या है कि ना ही हमारा x का कोफिशिएंट सेम है और ना ही हमारा y का कोफिशिएंट सेम है। तो मान लीजिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, इसको 5 बना देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब दोनों का x कोफिशिएंट भी अलग है और दोनों का y कोफिशिएंट भी अलग है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हो x को एलिमिनेट करना। x को एलिमिनेट करने के लिए अब क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हमारा काम नहीं बनने वाला। सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हमारा काम नहीं बनने वाला। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहीं पे आपको डिसाइड क्या करना है कि इफ यू वांट टू एलिमिनेट x, तो देखो एक जगह पे x का कोफिशिएंट है 5, दूसरी जगह पे x का कोफिशिएंट है 2, और 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? एवरीवन बताओ। 10। तो 10, तो आपका कोशिश क्या होगा? ठीक है, आप ये डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको कि हम अब x को क्या बनाएं, x को किस में कन्वर्ट करें, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें। ये डिसीजन में आपको हेल्प करेगा ये एलसीएम। आप दोनों कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 10। तो आपका टारगेट रहेगा कि इक्वेशन 1 में भी x का कोफिशिएंट को 10 बनाना है और y के कोफिशिएंट को 10 बनाना है। अब आप बताओ, मान लो मैं किसी का नाम ले लेता हूं, नवनीत। तो नवनीत, अगर मैं ये 5x को 10x बनाना चाहता हूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस आयुषी, वेरी गुड। नवनीत, देखो नवनीत को क्वेश्चन पूछ रहा हूं। प्रियंका, आयुषी, निखिल, विकास ने आंसर कर दिया, युविका ने भी आंसर कर दिया। नवनीत सो रहे हो क्या? रिप्लाई करो। नहीं करेगा रिप्लाई, नहीं है, रुको इसे निकालते हैं। निकाल दिया उसे कोड से। राघवेंद्र, आशीष, अमन, श्रेया, अंश, अभिनव सब ने रिप्लाई किया, वेरी गुड। तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसीलिए देखो ये इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 14। अब यहां पे
राघवेंद्र, ये जो 2x है, यस सर, इस 2x को मैं 10x बनाना चाहता हूं, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ये इक्वेशन 2 को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 2x बन जाएगा हमारा 10x। एक एक टर्म करके देखना, हाँ एक एक टर्म करके देखना। तो 2x बन जाएगा हमारा 10x, यहाँ पे है 3y, तो 3y बन जाएगा हमारा 3 इंटू 5 15y, और यहाँ पे है 5, तो 5 इंटू 5 बन जाएगा 25। अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब आप चाहो तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करो, या इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करो, जो भी आपका मन। तो लेट्स से हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि 10x तो कट जाएगा ना, ये कहने के लिए ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 8y माइनस 15y, तो हमारे पास आएगा माइनस 7y, और यहाँ पे 14 माइनस 25, तो हमारे पास आएगा माइनस 11। दोनों जगह से माइनस हट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 11/7। आज्ञा देख सकते हो ना, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है y का, ग्राफ पे भी ये रहेगा। तो आई होप इस क्वेश्चन के साथ अब आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। बट अगेन अप्रोच इज वेरी, देख रहे हो ना कितना छोटा है, मतलब कुछ ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। अगर किसी ने इक्वेशन सही बनाया है तो उसके बाद उसको 3 स्टेप करना है, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद 2 स्टेप एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। सर तो इसको सर ग्राफ पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि 11/7 को कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं देगा 11/7। 11/7 की अगर बात करें तो वो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, कितना होगा बताओ? सो 1.57। 1.57, ठीक है। अब 1.57 अगर आप प्लॉट करना चाहोगे, और मान लो कि इस तरीके से आपका नंबर लाइन है, एक जगह पे ये 1.5 है, ये 1.6 है, तो आप कुछ इस जगह पे प्लॉट कर देना। आपका वहां पे एग्जामिनर ये क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तो बैठेगा नहीं कि हाँ एग्जैक्टली 1.57 पे मार्क किया है कि नहीं। वो बस देखेगा कि 1.5 और 1.6 के मार्क होना चाहिए, और वो 1.6 के थोड़ा पास ज्यादा होना चाहिए, बस इतना देखेगा, ठीक है। और आपके पास तो इतने ऐसे ग्राफ पेपर के तो डब्बे बने हुए रहते हैं ना, फिर क्या दिक्कत है? क्लियर? तो अब एक बार एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। अवंती वाला मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस आपको देके मॉड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, क्लास को खत्म करने से पहले 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाइए, और क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसका इक्वेशन तो बना लिए होगे, इसको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व कीजिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक मैं पानी पी के आ जाता हूँ। सेशन लीव मत करो, इसका डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हो। ओके, इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये आप लोग मुझे ना ग्रुप पे शो करना सब कोई। मैं ग्रुप पे खुद से भी पेपर में आपको इसका सॉल्यूशन लिखकर भेजूंगा। मैं भेजूंगा लगभग लेट्स से 8 बजे के आसपास। आपके पास अभी बहुत टाइम है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप दोनों तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करके ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है। और होमवर्क वगैरह क्या होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। होमवर्क वगैरह क्या होगा बता दूंगा। और जिनको इक्वेशंस बनाने में दिक्कत होता है उनको बहुत सारी इक्वेशंस बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ये सारे आपका पहला फोकस होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड तो बाद में लगाओगे ना, पहला आपका कोशिश होना चाहिए सही इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो गाइज सेशन को अभी मैं यहीं पे एंड करता हूँ।
मुझे अगली क्लास लेना है, एक्चुअली दिमाग से निकल गया था, 5:30 में क्लास है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। ग्रुप पे मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चाहिए सबसे, ठीक है। Yes, sir. ओके ओके सर, बाय सर। बाय सर। बाय Bye, sir. बाय बाय। बाय सर। Okay.